हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चुनम्यूंग पवेलियन लीडर को अपनी 24 मोमेंट्स ऑफ प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक को शो करवाता है, जिसे देखने के बाद पवेलियन लीडर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम चुनम्यूंग को देखते हैं, जो कि अपनी इंटरनल एनर्जी के ख़त्म होने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। वो बोलता है, मेरी पास्ट लाइफ में इसे परफॉर्म करना एक बच्चों का खेल था, लेकिन अभी मुझे इसके सिंगल मूव को परफॉर्म करने के लिए अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ करके मुझे इसका हल निकालना होगा। फिर वो अपने साइड में छुपे मर्चेंट्स को आवाज़ लगाता है। वो मर्चेंट तो पहले ही फाइट देखकर घबरा चुके होते हैं। वो चुपचाप चुनम्यूंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चुनम्यूंग बोलता है, तुम में से कौन कौन यहाँ से जाने से पहले मार खाना चाहता है, वो आगे आए। हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं। फिर चुनम्यूंग पूछता है, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम में से कौन कौन बगैर मार खाए यहाँ से जाना चाहता है। ये सुनकर वो सभी चिल्ला चिल्ला कर अपना नाम बताने लगते हैं। चुनम्यूंग बोलता है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। चुनम्यूंग बोलता है कि एक मिनट, वहीं पर ही रुको। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना चाहिए? आखिर मैं अकेला इन चारों कैरेट को कैसे ले जा सकता हूँ? तो जल्दी से अपने अपने कैरेज में रखे हुए सामान की कीमत बताओ। उन सभी के गिनने पर हमें पता चलता है कि एक के पास रखे हुए सामान की कीमत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो सभी बेवकूफ तो आपस में ही लड़ने लगते हैं। चुनम्यूंग बोलता है, तुम में से कोई एक जोंजियान सिटी जाकर पैसे ले आए। मैं ये सभी सामान तुमको पैसे के बदले बेचने वाला हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना कि उन पैसों पर किसी का भी नाम नहीं होना चाहिए। अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं पर ही मार दूंगा। मर्चेंट सोचता है, मैं आज से पहले कभी ऐसे पागल इंसान से नहीं मिला। एक मर्चेंट पूछता है, क्या होगा अगर जोंगयान सिटी जाने वाला मर्चेंट कभी वापस ना आता हो तो? चुनम्यूंग बोलता है, आखिर वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? उसकी पूरी जिंदगी की कमाई हुई कमाई तो ये कैरेज है। दूसरा मर्चेंट पूछता है, क्या होगा अगर वो मर्चेंट किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर देता है तो? चुनम्यूंग गुस्सा होकर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का एक नमूना दिखाता है। फिर बोलता है, उसके लिए ये अच्छा होगा कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, क्योंकि मैं उसे ढूंढकर मार दूंगा। मर्चेंट तो ये सुनने के बाद सोचते हैं, पता नहीं किस पागल के साथ हमारा पाला पड़ा है। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उन्होंने चुनम्यूंग को पैसे लाकर दे दिए होते हैं। और भाई हमारा चुनम्यूंग ये होता है यार बंदा, पैसे की खुशबू सूंघकर महंगे नशे करना। सीन चेंज होकर के हम जोग्युल को देखते हैं, जो कि बहते पानी में अपने कपड़े धो रहा होता है। दूसरी साइड हम और भी डिसाइपल को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। जोग्युल तो मन ही मन खुश होते हुए सोचता है, काफी कुछ चेंज हो चुका है। अब महसूस हो रहा है कि हम मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है। तभी उसके पीछे से सीनियर डिसाइपल आ जाता है। वो जोग्युल से खुश होने की वजह पूछता है। जोग्युल उसे बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो सच में मार्शल आर्ट्स को लर्न कर रहे हैं। वैसे हम तो शुरू से ही मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है। आप सब तो ये जानते ही है कि ये चुनम्यूंग की ट्रेनिंग का नतीजा है। सीनियर डिसाइपल मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे भी सेम फील हो रहा है। वो बताता है कि उसने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि माउंट वेस्ट में इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कराई जाएंगी। वैसे भी पहले ये लोग ट्रेनिंग के नाम पर टाइम पास किया करते थे, लेकिन चुनम्यूंग के आने की वजह से अब ये प्रॉपर ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात कहना गलत नहीं होगी कि माउंट वेस्ट में होने वाले सभी चेंजेस चुनम्यूंग के वजह से है। भले ही वो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक छोटी सी चोटी भी हाथी को हराने का दम रखती है। फिर जब वो लोग अपने सेक्ट में वापस पहुंचते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें उन सभी मजदूरों को गाइड कर रहे होते हैं। तभी सीनियर डिसाइपल, जिसका नाम जोंग है, वो आकर पूछता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि वो टेम्पल को दोबारा से बना रहे हैं। फिर बोलते हैं कि मजदूर काफी लंबे टाइम से काम करने की वजह से थक चुके हैं, तो तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर जल्दी से उनकी मदद करो। फिर क्या, वो लोग जाकर मजदूरों की मदद करने लगते हैं। रात के खाने में हमें चिकन तंदूरी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारी तरह उन डिसाइपल के भी मुंह में पानी आ रहा होता है। वो सभी खुशी खुशी दावत को एक्सेप्ट करते हुए एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। फिर रात के टाइम हम देखते हैं जो और जोग्युल को, जो कि अपने न्यू ड्रेस को लेकर वहां से जा रहे होते हैं। जोग्युल आज दिन भर हुई चीजों के बारे में बातें करने लगता है, जैसे कि आज वो किस तरीके से टेम्पल को दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं, और रात में होने वाली दावत और उन्हें न्यू मिलने वाले यूनिफॉर्म्स। माउंट वेस्ट तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है।
जोंग बोलता है कि हाँ, पैसा सच में काफ़ी ग्रेट होता है। मैंने तो आज तक अपने इंस्ट्रक्टर को इतने अच्छे तरीके से हंसते हुए नहीं देखा। माउंट हुआ सेट के गरीबी वाले दिन गए, अब यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, इसलिए हमें भी रेडी होना होगा। मैं सिर्फ कपड़ों की बात नहीं कर रहा, बल्कि क्या तुमने देखा नहीं था कि वहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट्स की बुक भी रखी हुई थी? जोग्युल बोलता है कि हाँ, लेकिन आखिर उस चुनम्योंग को ये सब कहाँ से मिला होगा? उसने काफ़ी घटिया एक्टिंग की थी वहाँ पर। जोंग बोलता है कि किसे पता, लेकिन एक बात तो पक्की है, इन सभी चेंजेस की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आएगा, इसलिए हमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, वरना हो सकता है कि हम भी इस तूफान के जरिए मिटा दिए जाए। जोग्युल बोलता है कि ठीक है, वैसे चुनम्योंग कहाँ पर है? आज सुबह से मैंने उसे देखा नहीं। जोंग बताता है कि आज सुबह सेक्ट लीडर उसे मिलना चाहते थे, हो सकता है कि वो अब भी उनके रेसिडेंट में हो। फिर हमें रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्ट लीडर मुस्कुराते हुए चुनम्योंग से बोलते हैं, तुमने काफी बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है, इसलिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना तो बनता ही है। चुनम्योंग बोलता है, क्या आप इस बात को लेकर सीरियस हो? सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ। भले ही माउंट हुआ सेक्ट में मिलने वाला खजाना तुमने हमारे हवाले कर दिया है, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ। चुनम्योंग बोलता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप लोगों को तो याद ही होगा कि वो आज सुबह ही कुछ मर्चेंट्स को लूट कर आया है। बेचारे सेक्ट लीडर अपने ही मन में कहानी बनाते हुए सोचते हैं, मैं जानता था ये बच्चा इस दुनिया की मोह माया में नहीं पड़ने वाला, इसे तो बस मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करते हुए डाव को अचीव करना है। दूसरी तरफ हमारा चुनम्योंग सोचता है, भला मैं पैसे लेकर क्या करूंगा, मेरे पास स्टोरेज रूम में तो इससे भी ज्यादा पड़े हुए हैं। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर बताओ, क्या तुम कोई हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को लर्न करना चाहते हो? क्योंकि भाई हमारा चुनम्योंग तो इन लोगों की नज़रों में अब भी एक थर्ड क्लास डिसाइपल है, इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा हायर क्लास होती है उतनी ही हाई मार्शल आर्ट्स को लर्न करवाया जाता है। चुनम्योंग बोलता है कि नहीं, हमारे एंसेस्टर ने इस ऑर्डर को कुछ ना कुछ सोचकर ही सेट किया होगा। फिर हमें बताता है कि घंटा ऑर्डर गया तेल लेने, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि मैं तुमसे टेक्निक को लर्न करूंगा? बल्कि मुझे वो होना चाहिए जो कि तुम्हें टेक्निक को लर्न करवाए। वैसे भी ऐसी कई सारी टेक्निक है जो कि मुझे तुम्हें सिखानी है, लेकिन इसे मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं दे सकता, मुझे इसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना होगा। फिर सोचता है, ऐसी मैं कौन सी चीज मांगू जो कि मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद हो? तभी उसे याद आती है आजादी। वो बोलता है, पूरे सेक्ट पर अंदर और बाहर से नजर रखने के लिए मुझे अंदर बाहर आने जाने की इजाजत चाहिए होगी, इसलिए मुझे हुआम परफेक्चर जाने का परमिट मिल जाए तो मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन चुनम्योंग की फूटी किस्मत। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, जितनी बड़ी अचीवमेंट को तुमने हासिल किया है उस हिसाब से मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन ये हमारे सेट के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। हो सकता है कि इसके खिलाफ कई सारे लोग मुझे कंप्लेन करें, तो इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। चुनम्योंग तो मन ही मन सेट लीडर को कोसते हुए बोलता है, तुमसे मैं क्या ही मांगू, तुम तो मुझे हुआम परफेक्चर जाने की इजाजत नहीं दे सकते और बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रहे हो कि जो मांगो वो मिलेगा। फिर उसे कुछ याद आता है, वो खुश होते हुए बोलता है, सेट लीडर आप तो देख ही सकते हैं कि मेरी हालत काफी खराब है। डॉक्टर को बताने पर यह पता चला है कि मेरी इंटरनल एनर्जी कोर डैमेज हो चुकी है, तो क्या आप मुझे पिल ऑफ लाइफ दे सकते हो? सेक्ट लीडर ये सुनकर थोड़ा खामोश रहते हैं, फिर एल्डर से बोलते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। चुनम्योंग को तो लगता है कि उसे वो पिल मिल जाएंगी, लेकिन सेक्ट लीडर बोलते हैं कि चुनम्योंग को हुआम परफेक्चर में जाने की इजाजत है, लेकिन तुम इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। चुनम्योंग का तो एक और बार पोपट बन जाता है। वो सेक्ट लीडर से बोलता है, क्या थोड़ी देर पहले आप ही ने मुझसे ये नहीं कहा था कि ये सेक्ट के रेगुलेशन के खिलाफ है? सेक्ट लीडर उसे वहां से खिसकाते हुए बोलते हैं कि इन सभी चीजों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो तो उसे वहां से ऐसे निकाल रहे होते हैं जैसे कि उसने अपनी औकात से बढ़कर कुछ मांग लिया हो। चुनम्योंग को तो ये समझ भी नहीं आता कि उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाला गया है। वो गुस्से से बोलता है, सेक्ट लीडर मैं यहाँ मरने की कगार पर हूँ, मुझे लाइफ पिल दो। फिर हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि लाइफ पिल तो यहाँ मेरे खुद के यूज करने के लिए नहीं है और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि ये मैं तुम्हें दे दूँ। फिर हम रेसिडेंट में सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि एल्डर से पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग चुनम्योंग के बारे में क्या सोचते हो। उन्हें बताता है कि वो डाव के रास्ते को अच्छे तरीके से समझता है। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, उसकी बातों में ही हमें उसकी विजडम नजर आती है। भले ही वो कभी कभी थोड़ा रफ एक्ट करता है, लेकिन उसकी एज के हिसाब से हम इतना तो समझ ही सकते हैं। उन्हें सोचता है, मुझे तो वो बच्चा कहीं से नजर नहीं आता, कभी कभी तो मुझे उसके अंदर से एक ट्रू टाइविस की स्पिरिट फील होती है। सेक्ट लीडर दूसरे एल्डर से पूछते हैं, दूसरे एल्डर ये बताते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा फील होता है कि वो दूसरे बच्चों से काफी अलग है। उसकी एज के बच्चे काफी ओवर थिंकिंग और रफ एक्ट करते हैं, लेकिन उसके एक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी मैच्योर है।
कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि मैं किसी ओल्ड मैन से बात कर रहा हूँ। सेक्ट लीडर बोलते हैं, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो किसी स्पिरिट के जरिए करप्ट हो चुका है? एल्डर बोलते हैं कि नहीं। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हमें कोई टैलेंट मिलता है तो हमें उसे और ज्यादा निखारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो कोई गलत काम करता है तो हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि सेक्ट कभी भी लोगों को यूज करने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि उसका यूज करते हुए हम लोगों की एबिलिटीज को जगाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों चुनमुंग की ग्रोथ में उसकी मदद करोगे। वो दोनों भी सेक्ट लीडर की बात से एग्री करते हैं। सेक्ट लीडर उनैम से टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछते हैं। उनैम बताते हैं कि मजदूर अब भी पेड़ों को काटकर लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे टेम्पल को दोबारा क्रिएट करने में इन्हें कुछ और टाइम लगेगा। सेक्ट लीडर पूछते हैं, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि आखिर मैं इन पैसों को क्यों सेक्ट की आसपास की चीजों को दोबारा से क्रिएट करने में यूज कर रहा हूँ? उनैम बोलते हैं कि नहीं। सेक्ट लीडर बताते हैं कि कभी भी अगर हमें किसी चीज को चेंज करना हो तो हमें सबसे पहले उसकी आसपास की सराउंडिंग वाली चीजों को चेंज करना चाहिए। फिर दूसरे एल्डर से पूछते हैं कि आखिर उन ट्रेजर चेस्ट से मिली टेक्निक को रिप्रिंट करने का काम कैसा चल रहा है? वो एल्डर बताते हैं कि हाँ, हम इसे बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। फिर वो अपने मन ही मन सोचते हैं कि आखिर वो ये बात सेक्ट लीडर को कैसे बताए कि वो सभी टेक्निक जिसे वो अभी प्रिंट कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी ने कुछ टाइम पहले ही लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सीक्रेटली हमारी मदद कर रहा हो? नहीं नहीं, मैं लगता है कि कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। भला कौन ही होगा जो कि माउंट साइड की मदद करेगा? दूसरी साइड हम उसी मदद करने वाले पर्सन चुनम्यूंग को देखते हैं, जो कि अब भी पिल के ना मिलने की वजह से सेक्ट लीडर पर गुस्सा होता है। वो बोलता है, उनके फेस को देखकर ये लग रहा था कि ये पिल की रेसिपी को खो चुके हैं। पता नहीं इस सेक्ट का मेरे बिना क्या होता। वो तो अच्छी बात है कि मैंने ट्रेजर मिलने का बहाना बनाते हुए कई सारी टेक्निक को लिखकर उस चेस्ट में रख दिया था, लेकिन सीक्रेट स्टोरेज के डोर को ओपन करने के लिए मैंने काफी सारी इंटरनल एनर्जी का यूज कर लिया था, जिसे नॉर्मली रिकवर करने के लिए तो हाफ ईयर लगेगा। लेकिन आप सभी तो जानते ही है कि एक यंग एज में ग्रोथ काफी स्पीड से होती है। अगर ये पीरियड गुजर जाता है तो मैं कभी भी अपने फंडामेंटल को परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा और इसका सीधा असर मेरी बॉडी पर होगा। मुझे कुछ न कुछ करके अपने आप को रिकवर करना होगा। वैसे इस रिकवरी करने के दो रास्ते हैं। पहला है पिल्स ऑफ लाइफ और सेकंड है किसी दूसरे आदमी के जरिए की को ट्रांसफर करना, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। पहले के टाइम में तो मैं पिल्स ऑफ लाइफ को किसी चूड़े चबीने की तरह यूज करता था। सेक्ट लीडर से छुपकर जितनी चाहो उतनी शराब पियो और फिर अपने हैंगओवर को उतारने के लिए एक पिल्स ऑफ लाइफ को खा लो। मुझे तो इसे इमेजिन करके ही मजा आ जाता है। एक मिनट रुको, शराब पियो और अपने हैंगओवर को उतारो, ये जगह ये तो मुझे याद है। फिर वो बड़ी स्पीड से किसी और जाने लगता है। वो बताता है, मेरी कमजोर याददाश्त कभी कभी मेरे काम आती है। फिर वो एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे कि कोई मिशन इम्पॉसिबल हो। वो बताता है कि इस पहाड़ी को 5 खतरनाक पहाड़ियों में से एक गिना जाता है और जिस केव की मैं तलाश कर रहा हूँ वो इसी पहाड़ी पर मौजूद है। इस जगह के डेंजरस होने की वजह से यहाँ पर डिसाइपल्स को ट्रेन नहीं करवाया जाता, इसीलिए मैंने पास्ट लाइफ में यहाँ पर एक गुफा बनाई थी। मैं यहाँ अपने सीनियर से छुपकर शराब पीता, पार्टी करता और आराम करता। इसे सोच सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बेसिकली अगर इसे कहे तो ये हमारे चुनम्यूंग का सीक्रेट हाइड आउट है। वो बोलता है, मैं अपने पास्ट लाइफ में तो उस गुफा तक सिर्फ 2 छलांग में पहुंच जाता, लेकिन अभी के लिए मेरी इस बॉडी के साथ ये करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगर उसे लाइफ पिल चाहिए तो उस गुफा तक तो पहुंचना होगा, जिसके लिए वो एक तरकीब लगाता है। वो सबसे पहले उस माउंटेन पर चढ़कर अपने आप को रस्सी के जरिए एक पेड़ से बांध देता है। अब तक तो आप लोग उसके आइडिया को समझ गए होंगे। वो बोलता है कि नीचे से चढ़ने से तो ये 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर इस तरीके का यूज करता हूँ तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो अपने आप को ही तसल्ली देते हुए बोलता है कि चल कर ले भाई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तभी उसे याद आता है कि ये तो उसकी सेकेंड लाइफ है। वो बोलता है, पता नहीं इस माउंट वासेट को रिवाइव करने के लिए मुझे और कितने पापड़ बेलने होंगे। फिर वो बड़ी ध्यान से नीचे उतर रहा होता है, लेकिन जिसका डर हमें था वही होता है। एक पत्थर से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे ही खाई में गिरने लगता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। फिर हम देखते हैं कि रस्सी की वजह से उसकी जान बच गई होती है, लेकिन फिर भी वो काफी फोर्स के साथ उस चट्टान से टकराने वाला होता है, जिससे बचने के लिए वो अपने दोनों हाथ में इंटरनल एनर्जी का यूज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो टकराव इतना पावरफुल होता है कि उसके हाथ की दोनों हड्डियां टूट जाती है।
वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर उस केव की तरफ देखने लगता है। वो बोलता है कि मैं इस तरीके से वहां तक नहीं जा सकता, मुझे वहां पहुंचने के लिए मोमेंटम का यूज करना होगा। फिर वो वहीं पर ही झूले की तरह झूलने लगता है ताकि एक ही बारी में उस केव की तरफ पहुंच जाए, लेकिन बुरी किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ती। हम देखते हैं कि वो रस्सी टूट जाती है। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ में इंटरनल एनर्जी का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी उंगलियों की हड्डियां भी टूट जाती है। भाई ये दर्द तो मैं फील कर पा रहा हूँ। वो वहाँ उस केव के सामने गिरकर लुढ़कते हुए वहां से भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन इस बार उसका किस्मत साथ देती है। हम देखते हैं कि वो रस्सी एक पत्थर में अटक गई होती है। उसे मौत का सदमा इतना गहरा लगा होता है कि वो अपने ही पास सेल्फ को गालियां देने लगता है। वो बोलता है, आखिर क्या सोचकर इस प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंट ने यहाँ पर गुफा को बनाया था? क्या वो ट्रेनिंग की वजह से पागल हो गया था? तभी थोड़े टाइम बाद उसे रियलाइज होता है कि ये खुद अपने आप को गाली दे रहा है। फिर वो फाइनली अपने सामने रखे सामान पे से पर्दा हटाता है। वहां रखा लाइट क्रिस्टल चमकने लगता है, जिसकी वजह से उस पूरी केव में उजाला हो गया होता है। वो अपने लाइट ऑर्ब को चमकता देख खुश हो जाता है। फिर वो वहां रखे एक बॉक्स को ओपन करता है, जिसमें उसे शराब की बोतलें और एक छोटा सा चेस्ट मिलता है। और फिर वो जैसे ही उसे ओपन करता है, उसमें रखी पिल की वजह से उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो किसी प्लम ब्लॉसम के गार्डन में पहुंच गया हो। वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो स्नो प्लम ब्लॉसम पिल है, वो भी इतनी सारी। ये साधारण प्लम ब्लॉसम पिल से कई गुना ज्यादा अच्छी है। सीनियर, आप इतना ज्यादा भी गुस्सा मत हो, मैंने वैसे भी यहाँ पर कोई मोस्ट एक्सपेंसिव पिल ऑफ लाइफ को नहीं छुपाया था। फिर वो एक पिल को खा लेता है, जिसे खाते ही वो पिल उसकी बॉडी में जाकर मेल्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो एनर्जी उसकी बॉडी से चारों तरफ फैलने लगती है। वो बताता है कि मुझे सबसे पहले इस एनर्जी को अपनी बॉडी में होल्ड करना होगा। वैसे भी स्नो पिल में ऐसी कई सारी इम्प्योर एनर्जीज होती है जिसे मुझे डेंटियान में एब्जॉर्ब नहीं करना, क्योंकि मेरा मकसद तो आज तक की सबसे बेस्ट फाउंडेशन को क्रिएट करना है, यानी कि अपनी पिछली लाइफ से भी ज्यादा बेस्ट। फिर वो सभी इम्प्योर एनर्जी को रिलीज कर देने के बाद वहां पर प्योर एनर्जी के स्मॉल क्रिस्टल बचते हैं, जिसे कि वो अपने डेंटियान में इंटर करना स्टार्ट करता है। वो क्रिस्टल डेंटियान की वॉल को ब्रेक कर अंदर चले आते हैं, और फिर अंदर आने के बाद वो इनेट एनर्जी के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक स्मॉल पिंक कलर का एनर्जी कोर तैयार होता है। उस एनर्जी कोर के बनते ही वहां पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होती है, जिसका असर आप वहां रखे सामान पर देख ही सकते हैं। चुनम्युंग तो छोटे भीम में मौजूद धोनी बाबा की तरह हवा में फ्लोट करने लगता है। वो अपने पास से निकलने वाली एनर्जी वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थोड़े टाइम बाद उसे कंट्रोल कर लेने के बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, और यहाँ पर वो काफी बेडस नजर आ रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी सभी टूटी हुई हड्डियां हील हो गई होती है। वो बोलता है कि मेरी बॉडी मुझे काफी लाइट फील करा रही है। उसकी बॉडी में मौजूद सभी इम्प्योरिटीज बाहर आ चुकी होती है, और तो और उसके मेरिडियंस भी एक्सपांड हो चुके होते हैं। लेकिन फिर वो बोलता है कि आखिर मेरी ब्रीदिंग इतनी फास्ट क्यों हो रही है? तभी उसे एक झटका लगता है। वो बोलता है कि मेरी इंटरनल एनर्जी लोअर डेंटियान से मिडल डेंटियान में इंटर कर रही है, और वो इसी तरीके से फ्लो के साथ मेरे अपर डेंटियान की तरफ बढ़ रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरी इनर स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा करने में काफी रिस्क है, इसीलिए वो इसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उसे अपने मास्टर या फिर सेक्ट लीडर की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने उससे एक क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या तुम एक टाओइस्ट हो या फिर एक मार्शल आर्टिस्ट। वो बताते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, लेकिन टाओइस्ट दाव को समझते हुए फ्लो के साथ जाने की कोशिश करता है। वो हमें नेचर के फ्लो को समझाते हुए बताते हैं, अगर तुम किसी पानी के ऊपर एक डैम बांधते हो तो थोड़े टाइम बाद पानी उस डैम के ऊपर से बहने लगता है। इसी तरीके से हमें अपनी सोल को भी रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेचर का पार्ट है। और फिर इसे ही याद करके चुनमिंग उस फ्लो को रोकना बंद कर देता है। हम देखते हैं कि वो अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। वो बोलता है कि मैं अभी अपने अपर कोर के अंदर मौजूद हूँ। फिर वो उस कोर की दीवार पर हाथ लगाकर उसके बाहर बहने वाले एनर्जी के फ्लो को महसूस करता है। वो बोलता है कि ये कितना ज्यादा बेताब है, अगर मैं इसे रोकने की कोशिश भी करता हूँ तो कुछ टाइम बाद वो इसे तोड़कर इंटर कर जाएगा। वो नेचर के फ्लो को अपोज ना करते हुए अपनी प्लम ब्लॉसम से एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी का यूज करके उस वॉल को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी उसके अपर डेंटियान में इंटर करती है। इसी प्रोसेस को करते हुए शाम से सुबह हो जाती है। फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अब भी फ्लोट कर रहा होता है। तभी वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो बोलता है कि मेरी बॉडी के सभी मेरिडियंस ओपन हो चुके हैं, अब मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी फील कर पा रहा हूँ। आज तो मैं अपने टीचर की टीचिंग की वजह से बच गया, अगर मैंने वो ना ली होती तो आज एक तो मैं मारा जाता या फिर पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो जाता। तो कंक्लूजन ये है कि मैं पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। माउंट और सेक्ट शॉर्ट मास्टर सेक्ट होने के साथ साथ एक टाओइज्म का भी
सेट है। मेरी पिछली लाइफ में तो मास्टर के जरिए सिखाई हुई टाओइज्म की बातें मुझे बकवास लगती थी, लेकिन अब डेथ से इनलाइटन होने के बाद मुझे ये थोड़ी समझ आ रही है। पता नहीं मैं माउंट व सेट को रिवाइव भी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इसे ट्राई जरूर करूंगा। वो वहां से जाने से पहले वापस गुफा में जाकर अपनी शराब की बोतलें उठा ले आता है। वो बोलता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि 100 साल पुरानी शराब का टेस्ट कैसा होगा। इस गुफा में रहकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब भी अपनी पास्ट लाइफ को जी रहा हूँ। सच में वो अपने मास्टर को देखकर बोलता है कि मैं आपको काफी मिस कर रहा हूँ। फिर वहां से जाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम आया करूंगा। हम देखते हैं कि उसने वहां से एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाई होती है। वो वहां पर बहुत ही फुर्ती के साथ उस माउंटेन को क्लाइंब कर रहा होता है। आप उसकी इस स्ट्रेंथ को देखकर समझ ही सकते हैं कि वो पहले से कितना स्ट्रांग हुआ है। वो उस उगते हुए सूरज को देखकर बोलता है कि मेरी बॉडी सच में मुझे काफी लाइट फील करा रही है। तभी उसे अपनी बॉडी से गंदी बदबू महसूस होती है, जो कि उसके इम्प्योरिटीज की वजह से आ रही है। वो बोलता है कि आखिर ये कहाँ से आ रही है, इसने मेरे सारे मूड को खराब कर दिया। फिर हम दूसरी सुबह स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग करने के लिए उठे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, क्या तुमको नहीं लगता कि चुनमिंग काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है? दूसरा बोलता है कि हाँ, वो पिछले कुछ दिनों से हमारे ट्रेनिंग सेशन को भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा। तीसरा बोलता है, अच्छा तो वो र्यूमर सही है कि हमारा चुनम्युंग इनर की ओवरलोड को फेस कर रहा है, इसीलिए वो इतना ज्यादा वीक हो गया है। मुझे लगता है कि अब हमें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम सभी को अपनी इस हालत में एक साथ फेस नहीं कर पाएगा। साइड में खड़े जोग्युल और जोंग भी इनकी बातों को सुन रहे होते हैं। जोग्युल बोलता है, ये सभी तो बस चुनम्युंग के हाथों मार खाने के डर से ट्रेन कर रहे थे। जोंग बोलता है, इन्हें इनकी बातें करने दो, टाइम आने पर खुद इन्हें पता चल जाएगा। और फिर वो टाइम भी आ जाता है जब चुनम्युंग अपने बोर्डिंग रूम से बाहर आता है। वो सभी उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा चुनम्युंग तो बिल्कुल अपनी टिप टॉप कंडीशन में होता है। वो सभी सोचते हैं, लगता है कि इसे किसी किस्म की कोई इनलाइटमेंट मिली है। अगर अब हम इससे फाइट करते हैं तो ये पक्का हम सबको मार देगा। चुनम्युंग बोलता है, मेरे साथियों मुझे माफ करना, मुझे सच में आप लोगों के लिए काफी बुरा फील हो रहा है। मेरी खराब हालत की वजह से मैं आपके साथ पिछले कुछ ट्रेनिंग सेशन को अटेंड नहीं कर पाया था। मैं इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ। वो सभी डिसाइपल तो घबराते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं, जितने अच्छे तरीके से ये हमारे साथ बिहेव कर रहा है, लगता है कि सच में कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। चुनम्युंग बोलता है, मैं जानता हूँ कि मेरे एब्सेंस में तुम ज़्यादा हार्ड ट्रेन नहीं कर रहे होंगे, इसलिए मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। अब आने वाली ट्रेनिंग को हमें और ज़्यादा हार्ड करना होगा। वो सभी तो यही सोच रहे होते हैं कि इससे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग क्या हो सकती है। तभी चुनम्युंग उन्हें अपने पीछे माउंटेन की तरफ इशारा करता है। वो बोलता है कि चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। उन डिसाइपल्स को तो अब भी कुछ समझ नहीं आता। चुनम्युंग बोलता है, तुम सभी को इस माउंटेन का एक चक्कर लगाना होगा। पहले चक्कर लगाने वाले 50% लोग अपनी रेगुलर ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, और जो 50% लोग लेट हो जाएंगे उन्हें माउंटेन का एक और चक्कर लगाना होगा। ये सुनने के बाद तो डिसाइपल की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर चली जाती है। उनमें से एक इसके खिलाफ कंप्लेन करने ही वाला होता है कि हम जोंग को देखते हैं, जो कि बड़ी स्पीड से वहां से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जोग्युल भी उसके साथ साथ अपनी दौड़ को स्टार्ट कर देता है। तभी एक और डिसाइपल भागते हुए बोलता है, हे क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? उसने कहा कि जो भी आधे लोग लेट होंगे उन्हें एक और चक्कर लगाना होगा। और फिर क्या, वो सभी अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। चुनम्युंग बोलता है, कितने ज्यादा क्यूट हो तुम लोग, क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाने के बारे में सोच रहे थे? तुम्हें तो मेरी बातों को मानना ही होगा, वरना मुझे जबरदस्ती मनवाना भी आता है। मैं तो बस तुम्हारी स्किल्स को इम्प्रूव करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वैसे भी हिस्ट्री इस बात की गवाह है, इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ऐसे कई सारे लोग आए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने सेक्ट को राइज नहीं करवाया, क्योंकि किसी भी सेक्ट के स्ट्रांग बनने के लिए उसमें मौजूद सभी लोगों का स्ट्रांग होना जरूरी होता है। और मैं अपने माउंट और सेक्ट को उसके पिछले फॉर्म से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। फिर डिसाइपल से बोलता है, जो कोई भी सबसे लास्ट में आएगा उसे आज का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। वो सभी तो चुनम्युंग को डीमन कहकर गालियां दे रहे होते हैं। फिर उन्हें इसी तरीके से ट्रेनिंग करते करते सुबह हो गई होती है। वो सभी थक हार कर जमीन पर लेटे होते हैं। हमारा जोग्युल जोंग की तरफ देखकर बोलता है, सच में हम इन्हें ऐसे ही अपना सीनियर नहीं बोलते, इनके पास स्टेमिना होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल स्पिरिट भी है। फिर वो चुनम्युंग को देखता है जिसने दो बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों को उठाया होता है। वो बोलता है, यह आदमी तो सच में एक मॉन्स्टर है। चुनम्युंग उन सभी डिसाइपल्स को देखकर बोलता है, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम सब इतनी छोटी सी ट्रेनिंग करके थक गए? सच में आजकल के बच्चे तो काफी ज्यादा वीक है।
बेचारे जोंग और जोग्युल तो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा बच्चा तो ये खुद है। चुनम्योंग वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, आज की ट्रेनिंग यहीं पर ही एंड होती है, खाना खाओ और दोपहर की ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ मेरे पास आ जाना। और हाँ, जिस किसी ने भी यहाँ पर छुट्टी लेने की कोशिश की तो मैं उससे इससे भी 10 गुना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाऊंगा। फिर सीन चेंज होकर के हम उन सभी को खाने की टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर उन सभी की स्पिरिट काफी डाउन नजर आ रही होती है। जोंग उनसे पूछता है, तुम सभी लोगों को क्या हो गया, आज तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? एक डिसाइपल बोलता है, जानवरों की तरह ट्रेनिंग करने के बाद अब हम में से किसी का भी खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। फिर वो सभी अपने सीनियर को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं, जैसे कि वो सभी कह रहे हो कि ये अकेला पर्सन है जो कि इन्हें इन सिचुएशन से निजात दिला सकता है। लेकिन हम सभी तो जानते ही है कि बेचारा जोंग भी बेबस है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वो जोग्युल से एक बार पूछता है कि भाई तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जोग्युल बोलता है, मैं जानता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग दिन ब दिन इंटेंस होती जा रही है, लेकिन जितना ज्यादा हम हथौड़े से लोहे पर वार करते हैं वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम इसे इंसानों पर लागू कर दे। मैं ये 100% श्योर होकर ये कह सकता हूँ कि ये बात उस कमीने को भी पता होंगी, इसीलिए बस हमें थोड़ा और टाइम वेट करना होगा। अगर कुछ नहीं बदलता है तो फिर हम सब एक साथ जाकर उससे बात करेंगे। जोंग भी उसकी बात से एग्री करते हुए बोलता है कि ठीक है, जब टाइम आएगा तो मैं वो पहला होगा जो कि जाकर उससे बात करेगा। अपने सीनियर के मुंह से ये बातें सुनकर उन सभी की जान में जान आती है। फिर हम देखते हैं कि जोग्युल आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया होता है। वो बोलता है, वैसे भी उठने के बाद तो मुझे ट्रेनिंग करनी है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी डीजनरेट हो रही है, क्या सच में मैं इतनी इंटेंस ट्रेनिंग को सह पाऊंगा? फिर ऐसे ही बातों को सोचते सोचते उसे नींद लग जाती है, लेकिन तभी हमारा चुनम्योंग आकर उसे जगा देता है। फिर कुछ देते हुए बोलता है कि ए लो, इसे खा लो। जोग्युल तो उस स्नो प्लम ब्लॉसम पिल को देख चिल्ला उठता है। तभी चुनम्योंग उसे खामोश कराते हुए बोलता है कि चुपचाप इसे निगल लो। जोग्युल बोलता है, क्या सच में तुम मुझे इतना प्रीशियस आइटम देना चाहते हो? भाई पहले वाले चैप्टर में इसे स्नो प्लम ब्लॉसम पिल कहा गया था, लेकिन अभी यहाँ पर चुनम्योंग इसे लाइफ पिल कह रहा है। वो बोलता है, इस पिल की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है, और हाँ, दूसरों से इस बात को सीक्रेट रखना। जोग्युल को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। चुनम्योंग बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी की को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जोग्युल अपने मन में सोचता है, सच में मुझे पहले इसे डीमन कहने पर काफी बुरा फील हो रहा है। अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, ये पर्सन तो सच में एक डीमन है, ये तो बस एक प्यासे की प्यास को बुझाकर उस पर एक एहसान करना चाहता है। फिर हम उन सभी को अपने इंस्ट्रक्टर के सामने ट्रेनिंग करता देखते हैं। इंस्ट्रक्टर तो उन्हें देखकर हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं कि वाओ, इनके अंदर कितना खतरनाक इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब मुझे इनकी पैरों की स्ट्रेंथ और शॉट की टिप काफी जानदार नजर आ रही है। क्या ये सब कुछ उस मॉर्निंग ट्रेनिंग की वजह से हुआ है? नहीं, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पता नहीं कितना ही लंबा टाइम हो गया है जब मैंने इन बच्चों की ऐसी फियरलेस आईज को देखा हो। आप सभी लोग तो अब तक ये समझ ही गए होंगे कि चुनम्योंग ने इन सभी को पिल ऑफ लाइफ को खिलाया है और कहा होगा कि किसी से कुछ मत कहना। फिर इंस्ट्रक्टर अपना कंक्लूजन सुनाते हुए बोलते हैं कि मैं आप सभी लोगों की ट्रेनिंग से काफी इम्प्रेस हो गया हूँ, इसीलिए अब मैं आगे के इन सभी मूव्स को स्किप करते हुए आपको टाई फ्लमोक शॉट टेक्निक को सिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर उन सभी डिसाइपल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इंस्ट्रक्टर भी खुश होते हुए उनके तरफ देखकर सोचते हैं कि सच में मेहनत का फल मीठा होता है, तुम लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहो, क्योंकि तुम फ्यूचर में हमारे माउंट और सेक्ट को रिप्रेजेंट करोगे। तभी वहां पर सेक्ट लीडर की एंट्री होती है। इंस्ट्रक्टर उन्हें एक साइड में ले जाकर यहाँ आने की वजह पूछते हैं। सेक्ट लीडर उन्हें इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को देते हुए बोलते हैं कि ये टेक्निक हमें चुनम्योंग के ढूंढे हुए खजाने से मिली, जरा इसे एक बार चेक करो। इंस्ट्रक्टर तो इसे पढ़कर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके लास्ट पेज पर उनके एंसिस्टर का एक नोट लिखा होता है। एंसिस्टर ने उस नोट में कहा होता है कि माउंट और सेक्ट की शॉट टेक्निक में चेंजेस करना अच्छी बात है, क्योंकि वक्त के साथ तो हमें बदलना होता है, लेकिन हमें उसकी फंडामेंटल टेक्निक को नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी सेक्ट की फंडामेंटल टेक्निक को ही चेंज कर देते हैं तो सेक्ट का ओरिजिन बदल जाता है। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि बताओ अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो? इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को चेंज करके ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम अपने डिसाइपल को स्पीड के साथ ग्रो करवा सके, क्योंकि आप भी ये अच्छी तरीके से जानते थे कि हमारा सेक्ट डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई है, तो मुझे बताओ कि सेक्ट लीडर अब आप हमारे सेक्ट के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? सेक्ट लीडर चुनम्योंग के जरिए ढूंढे हुए ट्रेजर को याद करते हुए बोलते हैं कि हाँ, भले ही हमारे सेक्ट की सभी मुसीबतें खत्म ना हुई हो, लेकिन फिर भी हमारा सेक्ट अब पहले से काफी अच्छी कंडीशन में है। इंस्ट्रक्टर उनके
आंसर से सेटिस्फाई तो हुए होते हैं, लेकिन वो उन स्टूडेंट्स की तरफ देखकर बोलते हैं कि अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब इन लोगों ने ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को लर्न कर लिया है। अगर अब हम इन्हें इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को लर्न करवाते हैं तो इनके फंडामेंटल पर कोई बुरा असर हो सकता है। और वैसे भी इक्विलिब्रियम टेक्निक को लर्न करने का मेन मकसद स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी और सीरियसनेस है। सेक लीडर उन ट्रेन हो रहे डिसाइपल्स को देखकर बोलते हैं, क्या कहा तुमने, जरा दोबारा कहना। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी और सीरियसनेस, जो कि हमें उन डिसाइपल्स में साफ साफ नजर आ रही है। सेक लीडर बोलते हैं कि वाओ, तुमने अपने डिसाइपल्स को कितने अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। इंस्ट्रक्टर तो कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, क्या मैंने तो इन लोगों को इस तरीके से ट्रेन नहीं करवाया। तभी उन्हें चुनम्यूंग की मॉर्निंग ट्रेनिंग के बारे में याद आता है। हम देखते हैं कि चुनम्यूंग तो अपने इंपॉर्टेंट काम में बिजी होता है। तभी इंस्ट्रक्टर उसे आवाज लगाकर बुलाते हैं। वो चुनम्यूंग से पूछते हैं, धीरे धीरे चलते हुए टॉप तक पहुंचना या फिर स्पीड से भागते हुए एक सर्टेन लेवल तक, तुम्हारे लिए कौन से वाला बेहतर है। माउंट एसेट की ग्रोथ के लिए तुम कौन से तरीके को चूज करोगे। चुनम्यूंग बोलता है कि मैं धीरे धीरे चलते हुए टॉप तक पहुंचने वाले तरीके को बेहतर समझूंगा। इंस्ट्रक्टर उसे इसे चूज करने की वजह पूछते हैं। चुनम्यूंग बोलता है कि ये तो काफी सिंपल है, क्योंकि ये हमारा माउंट सेक्ट है। सेक्ट लीडर भी उसके ऐसे जवाब को सुनकर हैरान रह गए होते हैं। वो बोलते हैं कि माउंट सेक्ट की प्राइड, ये आइडियोलॉजी 100 ईयर्स पहले माउंट सेक्ट के डिसाइपल्स में हुआ करती थी, लेकिन सेम आइडियोलॉजी आज मैं अपनी नजरों के सामने एक छोटे बच्चे के अंदर देख रहा हूँ। चुनम्यूंग बोलता है, अगर कोई दूसरा सेक्ट होता तो उसके लिए दूसरा आंसर सही रहता, लेकिन ये माउंट सेक्ट है, हमें अपनी डिग्निटी और प्राइड को वापस लाने के लिए टॉप पर पहुंचना होगा। सेक्ट लीडर सोचते हैं, ये तो इंस्ट्रक्टर की बातों में मौजूद हिडन मीनिंग को जानते हुए आंसर दे रहा है। फिर पूछते हैं, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि हम माउंट सेक्ट को टॉप पर पहुंचाने के लिए किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। चुनम्यूंग बोलता है कि हाँ। सेक्ट लीडर उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं, ये कितनी ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात है ना। इंस्ट्रक्टर भी एग्री करते हैं, क्योंकि यार एक छोटे से बच्चे ने उन्हें माउंट सेक्ट की वैल्यू को सिखाया है। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये फैक्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि ये अब भी एक छोटा बच्चा है, इसे रियलिटी के बारे में कुछ पता नहीं। अब ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि सीधे सीधे इस पर माउंट सेक्ट का फ्यूचर टिका हुआ था। वैसे भी ये लोग अपने एंसिस्टर की बोली हुई बातों को इतनी आसानी के साथ इग्नोर नहीं कर सकते। सेक्ट लीडर थोड़ा टाइम सोचने के बाद अपना डिसीजन लेते हैं। फिर बोलते हैं कि एज अ सेक्ट लीडर मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि आज के बाद तुम माउंट सेक्ट की फंडामेंटल टेक्निक के तौर पर इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को लर्न करवाओगे। इंस्ट्रक्टर भी उनके ऑर्डर को मान लेते हैं। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि एक और बात, हम अपनी दूसरी टेक्निक के बारे में भी सोचेंगे, यानी कि वो उन टेक्निक को भी एंसिस्टर के बताए हुए ऑर्डर के हिसाब से लर्न करवाना चाहते हैं। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हमें कोई पावरलेस सेक्ट बनकर नहीं रहना। अगर हम स्ट्रांग बनेंगे तो इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रांग सेक्ट बनेंगे, क्योंकि ये माउंट सेक्ट है। फिर वो चुनम्यूंग को देखते हुए सोचते हैं कि ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। भले ही हम अपने गोल को अचीव ना कर पाए, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन इसे जरूर अचीव करेंगी। दूसरी साइड हम चुनम्यूंग को देखते हैं, जो कि सच में इन क्वेश्चन की वजह से काफी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। वो बोलता है, क्या सच में इन लोगों को मुझसे ये पूछने की जरूरत थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मैंने इन्हें सभी चीजें खाने की प्लेट में लाकर परोस दी, लेकिन अब ये लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इसे चबाना कैसे है। सीरियसली मैं एक्सपेक्ट भी किससे कर रहा हूँ। इन लोगों से तो एक काम ढंग से नहीं होता। अब मुझे जल्दी से हुआम परफेक्चर में भी जाकर बिजनेस को देखना होगा कि आखिर इन लोगों ने वहाँ पर क्या गुल खिलाए हैं। ये सेक्ट तो मेरे बिना बिल्कुल ही हेल्पलेस है। वहाँ मौजूद डिसाइपल्स भी उसके ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर बोलते हैं, भाई अब इसे क्या हो गया। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।